बनारस के रीवा घाट के गलियों के चाल में एक छोटी सी भाड़े वाली कोठी में प्रेमा नाम की विवाहित लड़की रहती थी, जो विवाहित होकर भी अकेले ही जीवन व्यापन अपने 2 साल के बेटे आदित्य के साथ कर रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। प्रेमा को प्यास लग रही थी। प्रेमा अपने बिस्तर पर अपने बेटे आदित्य को सोया हुआ देखकर किचन के तरफ पानी पीने के लिए जाने लगती है। प्रेमा जैसे ही पानी पीती है, अभी एक घूंट ही प्रेमा के गले से पानी उतरा था, तभी प्रेमा के घर के दरवाजे पर खटपट की आवाज़ दस्तक होती है। प्रेमा मन ही मन सोचती है, इतनी रात के कौन हो सकता है, छोड़ो, गलती से किसी ने बजा दिया होगा। प्रेमा पानी पीकर अपने कमरे में जाने लगती है, तभी फिर से दरवाजे पर खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। प्रेमा कुछ देर रुक जाती है, यह सोचकर कि पता नहीं इतनी रात को कौन होगा, कहीं चोर लुचके ना हो, फिर तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। प्रेमा यही सब सोचती रहती है, लेकिन दरवाज़ा बार बार खटखटाता रहता है। बहुत देर तक दरवाजे लगातार खटखटाते रहने पर प्रेमा को मन में सूझता है, कहीं शायद किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो, और प्रेमा अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है और दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खटाक से खुलता है, वैसे ही घर में एक नौजवान हट्टा कट्टा लड़का प्रेमा के घर के अंदर घुस जाता है। प्रेमा उस लड़के पर चिल्लाती हुई, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों घुसे आ गए, और ये क्या, तुम्हारे पैर में गोली क्यों लगी है, किसने मारी गोली, पुलिस ने मारी गोली, तुम चोर हो या फिर क्रिमिनल हो। प्रेमा ने इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ डाली। नौजवान लड़के ने प्रेमा से बोला, अभी बस चुप करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। अभी जितना कहता हूँ उतना कर दो, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। प्रेमा डरती हुई, हाँ बोलो, क्या करूँ। देखो, तुम्हारा जो भी नाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मुझे अभी गर्म पानी की ज़रूरत है और एक धारदार चाकू ला दो जल्दी से, वरना मेरे पाँव में इन्फेक्शन फैल सकते हैं। प्रेमा उस नौजवान से कहती है, हाँ मैं अभी लाई, तुम यहीं आराम से बैठो। प्रेमा जल्दी जल्दी किचन में जाकर गर्म पानी करती है और किचन के यूज के ही चाकू को गर्म करके साफ कर लेती है। गर्म पानी के पतले और चाकू को लेकर उस नौजवान लड़के के पास आ जाती है। नौजवान लड़का प्रेमा के हाथ से चाकू लेकर अपने पैर में लगी गोली को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर दर्द ज़्यादा होने की वजह से वह कर नहीं पाता है। प्रेमा उस नौजवान को तकलीफ में देखती है तो उसका दर्द प्रेमा से देखा नहीं जाता है और प्रेमा उस लड़के से कहती है, क्या मैं मदद करूं? प्रेमा की तरह देखते हुए वो लड़का कहता है, हाँ कर दो, और सुनो, जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करो। चाकू के नुकीले हिस्से की तरफ से गोली लगे हुए स्थान में अंदर के आधे भाग तक ले जाओ। अगर मैं चिल्लाया तो भी तुम नहीं रुकना और एक ही झटके में गोली को पैर से बाहर निकाल देना। नौजवान लड़के की बात सुनकर प्रेमा अपना सर हिलाते हुए अपने काम में लग जाती है। प्रेमा बहुत ही मजबूती से चाकू पकड़कर गोली को एक ही बार में पैर के अंदर करते हुए बाहर निकाल देती है। गोली निकालते वक्त वो लड़का बहुत ही जोर से चिल्लाता है, पर उसके चिल्लाने से पहले ही प्रेमा उस नौजवान के मुंह पर अपना हाथ जोर से दबाते हुए रख देती है और उसकी चीख बाहर नहीं आ पाती है। प्रेमा जल्दी जल्दी गर्म पानी से सिकाई करके अपने ही एक दुपट्टे से गोली लगी हुई स्थान पर बांध देती है। प्रेमा उसको अब पहले से राहत में देखती है। वह अच्छा महसूस कर रहा था और अपनी आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रेमा जल्दी से किचन में जाती है और फटाफट दूध में हल्दी मिलाकर गर्म करके हल्दी वाला दूध बनाती है। हल्दी वाला दूध बनते ही प्रेमा एक गिलास में हल्दी वाला दूध रखकर उसे पिलाने के लिए आती है। प्रेमा उस लड़के के पास आती है तो देखती है वो लड़का सो गया है।
फिर प्रेमा उसको हिलाते हुए उठाती है। उठो उठो, ये दूध पी लो। उस नौजवान की नींद भरी आंख प्रेमा की मीठी आवाज़ से खुल जाती है और अपने मन में सोचने लगता है, मैंने तो कभी भी दूध नहीं पिया, बस वोडका के साथ अपनी रातें गुजारी है, और चुपचाप रहता है। प्रेमा उसको चुपचाप देखती हुई पूछती है, क्या सोच रहे हो? हल्दी वाली दूध है, पी लो, दर्द में आराम मिलेगा। और तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का प्रेमा की हाथ से दूध लेता हुआ कहता है, देव। देव नाम है मेरा। और तुम्हारा क्या नाम है? देव की बातें सुनते ही प्रेमा इधर उधर देखने लग जाती है और सोचने लग जाती है, बताऊं या ना बताऊं। प्रेमा को इधर उधर देखते हुए देव हंसकर कहने लगता है, इधर उधर नाम है तुम्हारा? नहीं देव, प्रेमा नाम है हमारा। देव दूध पीते पीते प्रेमा की तरफ देखता है और कहता है, बहुत ही प्यारा नाम है प्रेमा। वैसे तुम घर में भी अपना चेहरा छुपा कर ही रखती हो क्या? प्रेमा देव के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए ही कहती है, तुम यहीं सो जाओ और सुबह होने से पहले ही उठा दूंगी। तुम यहाँ से चले जाना, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। प्रेमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। देव भी वहीं हॉल में लेट जाता है और 1-2 घंटे आराम करके वहाँ से निकलने के लिए उठता है। तभी प्रेमा का ख्याल मन में आता है और देव सोचता है, प्रेमा को उठाकर कह देता हूँ मैं अब जा रहा हूँ। देव प्रेमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही प्रेमा के कमरे में पहुँचता है, प्रेमा पर देव की नज़र पड़ती है। देव की नज़रें बस प्रेमा को निहारते ही रहता है। खिड़की से चांद की रोशनी आती हुई प्रेमा की चेहरा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत, रोशनी लिए रौनक दमकती, हसीन लाली को चुराते हुए रंगीन होठ उसके। किसी भी मर्द का नज़र प्रेमा के खूबसूरती पर जाए तो कसम खुदा की उस मर्द के बदन में आग लग जाए। जो भी प्रेमा की खूबसूरत चांद सी चेहरे का दीदार कर ले, वो तो प्रेमा का दीवाना ही हो जाए। थोड़ी देर के लिए देव भी प्रेमा की खूबसूरत चेहरे को देखते ही अपना सब कुछ भूल गया था, पर पैर के जख्म ने दर्द से देव को प्रेमा के ख्यालों से बाहर निकाल दिया। फिर देव देखता है एक छोटा सा मासूम बच्चा प्रेमा के बगल में सोया है। देव दोनों को नज़र भर देखकर चुपचाप बिना कुछ प्रेमा से बोले प्रेमा के दरवाज़ा धीरे से खोल कर चला जाता है। देव अपने ठिकाने पर पहुंचता है जहां देव की हर रात गुजरती थी। मंजरी। मंजरी बनारस के एक मशहूर कोठे वाली है, जिसकी सुंदरता का दीवाना सभी कोठे पर आने वाले मर्द रहते हैं, जो सिर्फ देव का ख्याल रखती है। और देव अपना हर रात बस मंजरी के साथ ही गुजारता है। देव की आहट पाते ही मंजरी देव के करीब आती है और सीने से लगकर कहने लगती है, कहाँ था सारी रात? मुझे कितना फिक्र हुआ, तुम नहीं आए तो कम से कम बता कर तो जाते। जहाँ भी जाते हो पता है न तुम्हें, मुझे तुम्हारे बिन नींद नहीं आती है। देव अपने पैर के जख्म मंजरी को दिखाते हुए मंजरी के कमरे की तरफ आगे बढ़ जाता है। देव मंजरी के कमरे में जाकर मखमली बेड पर लेट जाता है। मंजरी भी आकर देव के बगल में सो जाती है और मंजरी देव से पूछने लगती है, देव बताओ न सारी रात कहाँ थे और तुम्हारे पैर में गोली कैसे लगी? देव मंजरी के बात को टालता हुआ, तुम्हें तो पता है ना, इस धंधे में कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है और मुझे अब सोने दो, मुझे अब आराम की ज़रूरत है। देव कुछ ही देर बाद नींद के आगोश में चला जाता है। मंजरी वहीं देव के पास बैठकर देव को निहारने लगती है और मन ही मन सोचती है, बस कुछ दिन और इंतज़ार के लम्हे बाकी है, उसके बाद देव सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कोठे की मालकिन लताबाई मंजरी को आवाज़ देती है, मंजरी, अरे ओ मंजरी कहाँ हो? मंजरी झट से बेड से उठती हुई आवाज़ लगाती है, आई काकी बाई। मंजरी लताबाई को प्यार से काकी बाई बुलाती थी। जी काकी बाई कहिए, इतना सुबह सुबह क्या काम आ गई सो मुझे बुला रही हो? अरे मंजरी, तू तो है कि बस देव के चक्कर में रहती है और सारे ग्राहक को तेरी ही खूबसूरती चाहिए। आखिर कब तक चलेगा इस तरह अपना धंधा पानी का मंदी? मंजरी ठुनकती हुई बोलती है,
काकी बाई, पिछले रविवार को ही पूरे 50,000 रुपये दिए थे देव बाबू, फिर इतनी जल्दी काहे मांग रही हो पैसे? तुम्हारे कहने के मुताबिक देव बाबू ने उससे भी ज़्यादा ही पैसे देते हैं। देख मंजरी, तू देव के चक्कर में ना पड़। तू सोचती है कि देव तेरे साथ शादी करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। देव के झूठी प्रेम से बाहर निकल मंजरी, वो तुझे प्यार नहीं करता, वो तो बस अपनी रात गुजारने आ जाता है। काकी बाई, आप देव के बारे में ऐसी बातें ना करो। तुमको पैसे चाहिए तो मैं दिला दूंगी। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बातें तुमको खराब लग रही है। जब देव तुमको खुद कहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, तब देख लेना तुम खुद ही देव के शिकायत करने रोते रोते मेरे पास आवेगी। तब ना कहना हमने तुमको समझाया नहीं। लताबाई की बातें सुनकर मंजरी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। देव को नींद में सोया देखकर मंजरी भी देव के बगल में सो जाती है। अब दोस्तों, इधर प्रेमा की नींद से आंख खुलते ही झट से उठकर कमरे के बाहर आती है देव को जगाने के लिए, पर प्रेमा देखती है देव जा चुका है। प्रेमा मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा हुआ देव उजाला होने से पहले ही चला गया। प्रेमा अपने घर के कामों में लग जाती है, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने बेटे आदि, प्रेमा आदित्य को प्यार से आदि बुलाती है, को उठाती है। उठ जा मेरे प्यारे आदि। आदि थोड़ी ही देर बाद उठ जाता है और प्रेमा आदि के मुंह हाथ साफ कर दूध का डब्बा देती है पीने के लिए। आदि को भी भूख लगी होती है। आदि थोड़े ही देर में दूध का भरा बोतल खाली कर देता है और वहीं बैठकर खेलने लग जाता है। प्रेमा हर रोज की तरह अपने ही हाथों से बनाए खिलौने को रीवा घाट पर बेचने के लिए अपनी दुकान की तरफ अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर आदि को गोद में लिए चल देती है। रीवा घाट पर पहुंचते ही सभी जानने वाले प्रेमा से पूछने लगते हैं, आ गई बेटी, चल अब जल्दी से दुकान खोल ले। हाँ सहनी काका आ गई, और आपके लिए लड्डू भी लाई हूँ, पूरे शुद्ध देसी घी से बनाई हूँ, लो काका खा लो। सच में प्रेमा बिटिया, तेरे तो हाथों में जादू है। तेरे हाथों के जैसा बनाए लड्डू कोई भी नहीं बना सकता, इसलिए तो कहता हूँ तू अपना एक ढाबा खोल ले। ना सहनी काका, अभी नहीं, जब आदि बड़ा हो जाएगा तब। अभी ये छोटा है, इसकी देखभाल भी तो करनी है, और वैसे भी हाथों से बनाए खिलौनों से घर का खर्च आराम से निकल जाता है। अच्छा ठीक है बिटिया, तू अपना काम देख और ला आदि को, तब तक घुमा देता हूँ। प्रेमा अपनी गुजर बसर के लिए हर रोज सुबह 10 बजे आती और दोपहर में 3 बजे तक अपना खिलौने का दुकान बंद कर अपने घर पर चली जाती। आज भी प्रेमा 3 बजे तक दुकान बंद कर अपने घर पर आ गई। घर का दरवाजा खोलते ही प्रेमा को किसी मोबाइल पर कॉल आने का रिंग सुनाई पड़ती है। अरे, मेरे घर में किसका फोन बज रहा है? प्रेमा इधर उधर देखने लगती है। तभी आदि नीचे जमीन पर भाव बनकर कुर्सी के नीचे से मोबाइल ले लेता है और पटक पटक कर खेलने लगता है। प्रेमा आदि से मोबाइल मांगने लगती है, पर आदि जितना ही मोबाइल का रिंग बजता है उतना ही ज़्यादा पटकने लगता है और मोबाइल टूट जाता है। मोबाइल के टूटने से रिंग नहीं बजती है और आदि जोर जोर से और रोने लगता है। प्रेमा आदि को चुप कराने लगती है और मन ही मन सोचती है, शायद यह मोबाइल देव का ही है। अगर वो मोबाइल लेने आया तो मैं क्या बोलूँगी। प्रेमा मन ही मन चिंतित होने लगती है, अगर मैंने अच्छे से देख कर मोबाइल हटा ली होती पहले तो मोबाइल आदि के हाथों से ना टूटती। अब दोस्तों, इधर देव देर तक सोता रहता है। तभी मंजरी देव को आवाज़ देकर उठाने लगती है। देव उठते ही अपना मोबाइल फ़ोन पॉकेट में देखता है। नहीं मिलने पर मंजरी के कमरे में ढूंढने लगता है, पर कमरे में भी नहीं मिलता है। देव मंजरी को आवाज़ लगाता है, मंजरी मंजरी, तुमने मेरा मोबाइल फ़ोन देखा? नहीं तो मैं तुम्हारे मोबाइल फ़ोन क्यों ले लूँ? तुमने ही तो कहा है कि मेरा मोबाइल फ़ोन गलती से भी मत छूना, तो मैं भला कैसे जानूँ कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है?
अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देव मन ही मन सोचने लगता है, शायद मेरा मोबाइल फ़ोन प्रेमा के घर छूट गया हो। अब तो रात होने का इंतजार करना होगा प्रेमा के घर पर जाने के लिए। मंजरी देव को हिलाती हुई, देव कहाँ खो गए हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं मंजरी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अभी जाने होंगे, मैं बाहर ही खाना खा लूँगा। अब जाता हूँ और रात को आऊँगा। हाँ देव, मैं इंतज़ार करूँगी रात होने का। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रेमा अपने घर का दरवाज़ा बंद करके आदि को सुलाने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद आदि सो जाता है। प्रेमा की आंखें भी लग जाती है। रात के 11 बज रहे थे, तभी देव प्रेमा के घर आकर दरवाज़ा को धीरे से बजाने लगता है। प्रेमा की नींद खुल जाती है। प्रेमा आदि को सोया देखकर दरवाजे के पास जाती है और धीरे आवाज़ में पूछती है, कौन है? मैं देव कल रात आया था। तुम्हारे घर मेरे पैर में गोली लगी थी और तुमने मेरी मदद भी की थी। प्रेमा दरवाजे खोलते हुए पूछती है, अब क्यों आए हो? पहले अंदर तो आने दीजिए प्रेमा जी, फिर बताता हूँ। प्रेमा देव को अपने घर में अंदर आने देती है। मेरा मोबाइल छूट गया था, वही लेने आया हूँ। प्रेमा घबराई सी आवाज़ में, मुझे माफ़ करें। अरे प्रेमा जी, माफ़ी क्यों? नहीं, वो आपका मोबाइल फ़ोन मेरे बेटे से खेलते वक्त टूट गया। मैं कल ही नया मोबाइल फ़ोन खरीद कर आपको दे दूँगी। नहीं नहीं प्रेमा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही नया मोबाइल ले लूँगा। बस उस मोबाइल का सिम दे दीजिए। जी ज़रूर, अभी लाती हूँ। प्रेमा देव को मोबाइल का सिम देते हुए पूछती है, अब आपका पैर का जख्म कैसा है? देव मुस्कुराते हुए, जी अब पहले से ठीक है। और आप घर में अकेले ही रहती है? आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते हैं? हाँ, मैं अकेले ही रहती हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। क्यों? वो आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं? और आप अपने खूबसूरत चेहरे को ढक कर क्यों रखती है? प्रेमा बोली, आपको कैसे पता मेरा चेहरा खूबसूरत है? वो कल रात जब आपको बताने आया कि अब मैं जा रहा हूँ, तो आपके चेहरे पर खिड़की से चांद की रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे माफ़ कीजिए, मैं बगैर आपकी इजाज़त के आपको देख लिया। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने चेहरे पर से ये दुपट्टा हटा सकती हैं और खुली हवा में खुलकर सांसें ले सकती हैं। क्या करूं देव बाबू, मेरा भी मन करता है बिना चेहरा ढक कर जिंदगी गुजारूं, पर प्रेमा एक अनकही जिंदगी बन गई। ऐसी जिंदगी जिसमें अपने के साथ बनाए रिश्तों की पहचान ही मिट गई। साथ रह गया तो बस वो मनहूस काली रात। मेरा खूबसूरत चेहरा ही मेरे सारे अरमानों का दुश्मन बन गई है। देव प्रेमा की तरफ देखते हुए कहता है, जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती है? प्रेमा मायूस होकर देव बाबू से बोलती है, अच्छा है देव बाबू, समझने की कोशिश भी ना करे। वैसे भी पुराने जख्मों की यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती। अब मैं खुश हूँ अपने आदि के साथ। प्रेमा के मायूस चेहरे को देखकर देव बाबू को रहा नहीं गया। ऐसा लगा जैसे उनके साथ ही ये सभी कुछ हुआ हो, पर उनको इस बात की खबर भी नहीं। देव की धड़कती धड़कने की आवाज़ लिए देव बाबू प्रेमा से पूछते हैं, पर प्रेमा जी क्या हुआ आपके साथ? आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरे भी सारे जख्म के यादों की सायों से ताज़ी हो गई हो। रहने दो देव बाबू, आप मेरी मदद ना कर सकोगे। मैंने कोशिश की कई दफ़ा, पर मदद ना मिल पाई। और एक बात और, आज के बाद दोबारा ना आना यहाँ। अगर गलती से भी चाल वाले की नज़र आप पर पड़ जाएगी तो 1000 सवालों का जवाब देना होगा मुझे। बड़ी मुश्किल से यहाँ अपना घर ठिकाना बना पाई हूँ, वरना इस दुनिया में कौन भला अकेली नारी को अच्छे से रहने देता है। प्रेमा की बातें सुनते ही देव की आवाज़ में भारीपन आ जाते हैं और देव की आंखों से आंसू ढर ढर बहने लगता है। और देव बोलता है,
देखो प्रेमा, मैं तुम्हारी बीती कहानी नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस एक इंसान होने के नाते तुम्हें खुलकर जीने का हक दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कल तुमने भी मेरी मदद की एक इंसानियत होने के नाते, और मैं अब आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो कल की रात के मदद के बदले मदद करना चाहता हूँ। देव की बातें सुनते ही प्रेमा बोल पड़ती है, आज हमने पहली बार किसी मर्द को अनजान औरत के लिए आंखों में आंसू देखा। कहीं ये आंसू दिखावे के लिए तो नहीं? हाँ प्रेमा, तुमने बिल्कुल सच ही कहा, पर मेरे आंसू दिखावे के बिल्कुल नहीं है। आज कितने वर्षों बाद मेरे आंखों से अनायास आंसू आ गए और दिल को सुकून जैसा महसूस हुआ। पर कोई बात नहीं प्रेमा, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो यह लो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर देना। देव आपकी खातिरदारी में हाजिर होगा। प्रेमा देव के हाथों से कॉन्टेक्ट नंबर लेती हुई कहती है, पर मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, फिर मैं क्या करूँगी इस कॉन्टेक्ट नंबर को लेकर। देव प्रेमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। रुको देव, कहाँ जा रहे हो? बस एक बार आदि को देख लूँ, उसके बाद मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। प्रेमा देव को रोक न पाती है। देव आदि के पास आकर उसे निहारता है और फिर आदि के माथे पर प्यारा सा चुम्बन करता है और प्रेमा से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। देव के जाते ही प्रेमा अपने घर का दरवाज़ा बंद कर सोने चली जाती है। देव अपने ठिकाने पर मंजरी के पहुंचता पहुंचता है। मंजरी सज धज के तैयार रहती है, देव के ही इंतजार में। मंजरी देव के करीब आकर देव के सीने से लग जाती है और कहने लगती है, आ गए देव बाबू, आज बड़ी देर कर दी आने में, पर कोई बात नहीं, आए तो सही। देव मंजरी को अपने पास से मंजरी का हाथ पकड़कर दूर करता हुआ कहता है, प्लीज़ मंजरी, आज मेरा मन नहीं है ये सब करने के लिए, मुझे आज की रात अकेला ही सोने दो। मंजरी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ऐसा क्यों बोल रहे हो देव बाबू? इससे पहले तो कभी तुमने मुझसे इस तरह की बातें नहीं कही। अगर आपका मन नहीं है तो मैं मूड बना देती हूँ। अगले दिन देव 2 मोबाइल खरीदता है, एक प्रेमा के लिए और एक अपने लिए। देव प्रेमा के खूबसूरत चेहरे को याद करने लगता है और मन ही मन सोचता है, चांद से भी खूबसूरत चेहरे के दीदार के लिए अब तो रात होने का इंतजार करना होगा। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रेमा आदि को अपने कमरे में साथ लिए लोरी गाकर सुला रही थी। लोरी गाते गाते प्रेमा को देव का ख्याल आने लगता है। प्रेमा अपने ख्यालों से देव को दूर करना चाहती है, पर प्रेमा अपने ख्यालों से देव को दूर नहीं निकाल पाती है और बार बार प्रेमा देव के बारे में सोचने लगती है। प्रेमा मन ही मन सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं देव के बारे में क्यों सोच रही हूँ। प्रेमा देव के बारे में सोचते सोचते अपने कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही घर के दरवाजे पर किसी के होने की आहट मालूम पड़ती है। प्रेमा अपने चेहरे को दुपट्टे से छुपा लेती है और बिना पूछे ही दरवाजे खोल देती है। तुम्हें मना किया था ना यहाँ नहीं आने से, फिर क्यों आए? तुम नहीं जानते, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे परेशानी हो सकती है। मैंने सोचा शायद तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए चला आया मिलने, पर तुमने आज बिना पूछे ही दरवाज़ा क्यों खोल दिया? बिना पूछे कभी भी दरवाज़ा मत खोलना, देव प्रेमा से कहता है। प्रेमा हिचकिचाती हुई, वो मुझे लगा तुम होगे इसलिए खोल दी। देव अपनी होठों पर मुस्कान लाता हुआ, इसका मतलब मैं सही हूँ, तुम भी मुझे याद कर रही थी। प्रेमा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ देव कहो, क्या बातें कहनी है? ये अपना खूबसूरत चेहरे को कम से कम मेरे सामने तो ढक कर ना रखो। इन खूबसूरत चेहरों को थोड़ी सी आज़ादी तो दो, तब देखो कैसे तुम्हारे हसीन होठों पर खुशियाँ हंसी बनकर खिलखिला कर बाहर आती है। तब फिर खुद को आईने में देखो, तुम खुद में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। देव की बातें सुनकर प्रेमा अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटा लेती है और खुद को देव के सामने महफूज महसूस करती है। देव एक आईना लाकर प्रेमा को देता है।
प्रेमा अब खुद को देखो इस आईने में, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। प्रेमा खुद को आईने में निहारने लगती है। तभी प्रेमा की नज़र देव के तरफ पड़ती है। देव भी प्रेमा को निहारे जा रहा था। देव को इस तरह निहारते देख प्रेमा की नज़रें शर्म से झुक जाती है। देव प्रेमा को शर्माते देख प्रेमा से बातें करने लगता है। ये लो प्रेमा, तुम्हारे लिए इस मोबाइल में मेरा नंबर सेव है, तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। प्रेमा देव से इनकार करते हुए, नहीं देव, मैं कैसे ले सकती हूँ, और मुझे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ही क्या, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं जिससे मैं बात करूँ। देव, मैं नहीं ले सकती। देव प्रेमा को समझाते हुए कहता है, जरूरी थोड़े ना है कि रिश्तेदार है तभी फ़ोन रखे। यह फ़ोन तुम अपने ज़रूरतमंदों के लिए रखो, जब भी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करके अपने मदद के लिए बुला लेना। प्रेमा मायूस होकर देव से कहती है, देव, मेरी ज़िंदगी एक अनकही रिश्तों के साथ जुड़ गई है, जो ख़त्म होकर भी मेरे साथ काले साए की तरह रहता है, जिसे मैं चाह कर दूर नहीं जा पाती। अच्छा देव, तुम अपने बारे में तो बताओ, तुम्हारी भी तो फैमिली होगी, अपने फैमिली के बारे में बताओ, और तुम क्या करते हो ये सभी भी बताओ। हाँ प्रेमा, मेरी भी फैमिली बहुत प्यारी थी। हम सब, हमारे फैमिली में मेरी माँ, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई बहुत ही खुश थे, और मैं मुंबई थाने का बहुत ही ईमानदार सब इंस्पेक्टर था। पर हमारी ईमानदारी ही कुछ नामी रईसों को रास न आई। उनके धंधे में मैं रुकावट का कारण बन जाता। फिर एक दिन हमारी खुशियों को काली ग्रहण लग गई और सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म हो गया। मैंने पहले बहुत कोशिश किया कि इन दरिंदों को कानून के सहारे सज़ा दिलवाऊं, पर ये मुमकिन ना हो सका। उल्टे ही मुझ पर आरोप का केस फाइल दर्ज करा दिया गया। फिर मैं खुद ही अपने से बदला लेना शुरू कर दिया। बस एक ही मेरा दुश्मन बच गया है, नकुल। बस मैं नकुल को मार दूं तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। फिर चाहे मुझे मौत भी सज़ा में मिल जाए तो मैं खुशी खुशी सज़ा को स्वीकार कर लूं। नकुल के नाम सुनकर प्रेमा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं और देव से पूछती है, देव, तुम नकुल को तुम कैसे जानते हो? क्यों प्रेमा, नकुल से तुम्हारा क्या वास्ता? देव, तुम नकुल से मेरा वास्ता पूछ रहे हो? उसी ने तो हमारी जिंदगी को गुमनामी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रेमा, तुम क्या कहना चाहती हो, अच्छे से बताओ। देव, तुम सुनना चाहते हो मेरी जिंदगी की अनकही कहानी? तो सुनो देव, मैं माधोपट्टी जौनपुर गांव में रहती थी अपने भैया के साथ। हम दोनों बहुत ही खुश थे और मेरी पढ़ाई भी उस छोटे से गांव के कॉलेज में बहुत ही अच्छे से चल रही थी। तितलियों के जैसा बागों में उड़ना, अपनी सखी सहेलियों के संग खूब हंसी ठिठोली करना, फिर बागों से आम चुराकर भाग जाना, बहुत ही शरारती भरी मिजाज थे हमारे। चंचलता तो कूट कूट के भरे थे मुझ में और सबकी चहेती भी बन चुकी थी। मेरे कॉलेज में फेयरवेल की पार्टी का परफॉर्मेंस होने वाली थी। सभी लड़कियों ने अपनी अपनी कला के प्रति भाग लिए थे और मैं भी नृत्य कला में भाग ली थी। उस पार्टी में मुंबई शहर के जाने माने रईस सभी आए थे। उसी रईस में एक नौजवान 28 वर्ष का नकुल था, जो मुंबई का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। हमारे गांव के कॉलेज को हर साल वे सभी पैसे भी दिया करते थे कॉलेज के प्रोग्रेस के लिए। सभी लड़कियां अपने अपने कला की अच्छे से तैयारी करने में लगे थे और मैं भी खूब मेहनत की थी अच्छे नृत्य करने के लिए, और मैं बहुत ही खुश थी। पर मुझे क्या पता था मेरी ज़िंदगी में गम आने की शुरुआत उसी दिन से होने वाला था। जब मैं स्टेज पर नृत्य करने लगी तो सभी दर्शक मेरी नृत्य को देख ताली बजाने लगे। उस समय हॉल में बस तालियां की गूंज सुनाई पड़ रही थी। मैं भी खुद के नृत्य पर इतना ताली बजाना सुनकर बहुत ही खुश हुई। मेरी नृत्य को देखकर नकुल साहब तो मेरी नृत्य और मेरी खूबसूरत चेहरे का दीवाना ही हो गए। पार्टी खत्म होने के बाद वो मुझसे मिले और मेरी बहुत ही तारीफ की। उन्होंने कहा, आप एक अच्छी नृतिका बन सकती है। फिर क्या, मेरे भी मन के ख्वाबों को पढ़
लग गई और नृतिका बनने की ख्वाब में उड़ने लगे। और फिर कुछ दिनों के लिए नकुल जी हमारे गांव ठहर गए। फिर मुझसे रोज रोज मिलना, उनके कहने पर उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगने लगा। और उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए मेरे भैया से कहा। भैया भी तैयार हो गए। भैया ने सोचा चलो अच्छा है, इतना अच्छा रिश्ता खुद ही आया है तो इनकार क्यों किया जाए। और अगले हफ्ते ही हमारी शादी नकुल जी के साथ हो गई। हमारी सुहाग रात हमारे गांव में ही मेरी सखियों ने मेरे कमरे को फूलों से सजा दिया। फिर सारी रात नकुल जी हमें बेपनाह प्यार करते रहे। एक ही चादर में दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को तन के छुअन को महसूस करते रहे और मेरा अंग अंग उनके बस में होता गया। फिर मैं उनकी बाहों में खुद को सौंप दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सारी रात एक दूसरे के बाहों में गुजार दिए। अगले ही दिन हमारी फ्लाइट मुंबई के जाने के लिए थी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी पर नकुल जी ने मना कर दिया। बोले रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ मुंबई में सभी फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। तो मैं भी उनकी बातें सुनकर खुश हो गई और जाने के लिए तैयार होने लगी। मेरे भैया भी मुझे अपना आशीर्वाद देकर तुम जहाँ भी रहो बहुत ही खुश रहना, और भैया दूसरे शहर में कमाने के लिए चले गए। हम दोनों ने भी फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ गए और मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर नकुल जी के घर पहुंची। सब कुछ अभी तक ठीक ठाक था पर अगले ही पल जब मैं गाड़ी से उतरकर घर में प्रवेश की, फिर कुछ देर के बाद घर के अंदर से 2 साल का छोटा लड़का दौड़ता हुआ नकुल के पास आया और नकुल को पापा पापा पुकारने लगा। फिर नकुल ने अपनी पत्नी जूली को आवाज लगाई, जूली जूली कहाँ हो, जल्दी आओ। नकुल की एक ही आवाज में जूली दौड़ी चली आई और कहने लगी आपने फिर एक और शादी कर लिए। मैं अपने साथ ये सब देखकर अंदर से बहुत डर गई थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चुपचाप मूर्ति बनी खड़ी थी, मानो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरे दिल की ख्वाहिश, नकुल के साथ जिंदगी जीने की उम्मीद, अपना प्यारा सा छोटा सा आशियाना बनाने की चाहत, एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। पर अभी तो मेरी बर्बादी का समय शुरू ही हुआ था। मुझे इससे भी ज्यादा दर्द भरी हादसों से गुजरना था। प्रेमा देव को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाते सुनाते जोर से रोने लगी। देव प्रेमा के करीब आकर उसे अपने कंधे और सीने का सहारा दिया और देव कहने लगा प्रेमा से, प्रेमा आज जी भर कर रो लो, जितना रोने का मन करे रो लो। अपने दिल के अंदर जो दर्द छुपा रखे हैं वो आज इन आंसुओं के साथ दर्द को बह जाने दो। देव की बातें प्रेमा सुनते ही देव के सीने से लग जाती है। देव को जोर से पकड़ते हुए बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इतना रोती है कि देव के कंधा पर के कपड़े भीग जाते हैं। देव प्रेमा के बालों को सहलाता हुआ कहता है, बस प्रेमा अब तुम्हारे रोने के दिन गए और उस नकुल के रोने के दिन आ गए। प्रेमा सुसुक सुसुक कर रोती हुई, नहीं देव तुम नहीं जानते नकुल को, वो बहुत ही खतरनाक है। उसके 2 रूप है, एक मानव और एक दानव से भी बदतर। देव प्रेमा को अपने सामने करते हुए कहता है, प्रेमा तुम सुसक कर जब रोती हो तो एकदम छोटी बच्ची की तरह लगती हो। प्रेमा देव की बातें सुनते ही मुस्कुरा देती है। देव ताली बजाता हुआ, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो प्रेमा, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। अच्छा प्रेमा आगे की कहानी किसी और दिन सुना देना, अब मैं तुम्हें और रोता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा प्रेमा एक दोस्त के नाते अगर मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूँ तो चलोगी? ये मुमकिन नहीं देव, हम एक साथ कैसे घूम सकते हैं? अगर चाल वालों ने देख लिया तो फिर मुझे ये कोठी खाली करनी होगी। फिर मैं आदि को ऐसे हालात में लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। प्रेमा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम और आदि शाम को तैयार होकर रावी घाट के सड़कों पर मिलना। मैं एक गाड़ी लेकर वहाँ रहूँगा और फिर हम साथ घूमने चलेंगे। मेरा विश्वास करो प्रेमा, तुम्हें मेरे साथ घूमकर बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ प्रेमा मना मत करना, और ये मोबाइल भी रखो। अब मैं चलता हूँ प्रेमा, हम कल शाम को मिलते हैं।
देव अपने ठिकाने लताबाई के कोठे पर पहुंचता है। वहां मंजरी देव के इंतजार में गुस्से से मुंह बनाकर बैठी थी। मंजरी के कमरे में देव के आते ही मंजरी देव पर गुस्सा करने लगती है। कहाँ थे अब तक? ये भी कोई आने का वक्त है क्या? समय देखा है कितने हो रहे हैं? रात के पूरे 2 बज गए हैं। मैं देख रही हूँ देव, तुम्हारे रवैये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब क्यों देव? देव मेरी तरफ देखो, मेरी सवालों का जवाब दो। देव मंजरी की तरफ देखता हुआ कहता है, मंजरी तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मंजरी गुस्साती हुई, फिर क्या वजह है देव हर रोज इतने देर से आने की? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती हूँ। और पता है ना, काकी बाई लताबाई के रवैये को वो बोल रही थी फिर से मुझे धंधा करने को, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान ली हूँ। मैं किसी और के साथ अब नहीं सो सकती। देव जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले चलो, तुम्हारे बिन यहाँ मेरा दम घुटता है। देव मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। मंजरी मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं रखना, पर तुम तो मेरे साथ जिंदगी जीने के सपने देख रही हो। मेरी राह किसी और पथ को जाती है मंजरी। हाँ मैंने कहा था अगर अपने बदले का अंजाम के बाद बच पाऊँ तो अपनी जिंदगी तुम्हारे बाहों में ही गुजरेगी, पर मैं जिस राह पर हूँ मौत मेरे साथ साथ चलती है, तो तुम उम्मीद न लगाओ मंजरी। देव की बातें सुनकर मंजरी चुपचाप सो जाती है और देव भी सो जाता है। अगले दिन शाम को देव मंजरी को कॉल करता है। हेलो देव बोलो। हाँ प्रेमा तुम तैयार हो गई? हाँ देव हो गई, बस आदि को तैयार कर दूं? ठीक है प्रेमा, आदि को तैयार करो और घर से बाहर निकलते ही कॉल कर देना मुझे। हाँ ठीक है अब रखती हूँ। प्रेमा आदि को तैयार करके अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है और घर का दरवाज़ा लॉक कर रीवा घाट के सड़कों की तरफ चल देती है। रास्ते में प्रेमा देव को कॉल कर देती है। प्रेमा आदि को लिए देव के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। देव गाड़ी में पहले से ही आदि के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीद कर रखा हुआ था। वे सभी खिलौने और चॉकलेट देव आदि को दे देता है। आदि चॉकलेट और खिलौनों के साथ गाड़ी में खेलने लगता है। देव गाड़ी चलाता रहता है और प्रेमा से बातें भी करता रहता है और प्रेमा और आदि को बहुत ही सुंदर सी जगह पर ले जाता है। नदी के किनारे बहती धारा की कलकल मधुर आवाज, चिड़ियों के चहचहाट गीत, सुंदर सुंदर फूलों से सजी वहाँ का सुंदर मन लुभावन जगह। प्रेमा उस जगह को देखते ही खुश हो जाती है और अपने चेहरे को दुपट्टे से आज़ाद करके इधर उधर घूमने लग जाती है। देव आदि और प्रेमा तीनों ही साथ में खूब खेलते हैं और मस्ती करते हैं। शाम कब रात में बदल जाती है प्रेमा को इस बात का ख्याल भी नहीं होता। बहुत दिनों बाद खुली आसमान के नीचे अपनी जिंदगी जी रही थी। देव प्रेमा के मुस्कुराते हुए चेहरा देखकर बहुत ही खुश होता है और प्रेमा के करीब आकर कहता है, प्रेमा तुम इन खुली वादियों के साथ बहुत ही अच्छी लग रही हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। हाँ देव तुमने बिल्कुल सही कहा, आज मैं कितने दिनों बाद इन खुली आसमां के नीचे जिंदगी जी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पुराने दिन लौट आए हो। देव तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ नृत्य कर सकती हूँ? प्रेमा की बातें सुनकर देव कहता है, मुझे तो नृत्य नहीं आता पर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। प्रेमा देव के पास झट से आ जाती है और देव के एक हाथ पकड़कर अपने कमर पर और एक हाथ अपने कंधे पर रख देती है। देव अपनी हाथों को प्रेमा के कमर और कंधे पर रखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और मन ही मन सोचता है, चलो अच्छा है, प्रेमा ने थोड़ा ही सही पर जिंदगी खुलकर जीने के लिए कदम तो बढ़ाई। देव प्रेमा के नृत्य में साथ देने लगता है। रात के 8 बज गए थे। आदि को तो प्रेमा दूध पिला दी पर दोनों को जोर से भूख लगने लगा। प्रेमा अब किसी होटल में चले, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हाँ देव मुझे भी भूख लग रही है, तो चलो किसी अच्छे से होटल में।
तीनों ही एक अच्छे से होटल में जाते हैं। प्रेमा आदि को एक चेयर पर बिठा देती है, फिर दोनों खाना खा लेते हैं। देव, अब रात ज़्यादा हो चुकी है, मुझे रीवा घाट के सड़कों पर ही छोड़ देना, मैं खुद ही वहाँ से पैदल चली जाऊंगी। पर प्रेमा, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम्हें अकेले सड़कों पर कैसे छोड़ चला आऊँ? तुम फिक्र ना करो देव, मैं चली जाऊंगी और घर पहुँचते ही कॉल कर दूंगी। देव प्रेमा को रीवा घाट के सड़कों पर छोड़ देता है और प्रेमा जल्दी जल्दी अपने कदमें बढ़ाती हुई आगे बढ़ने लगती है। देव वहीं रीवा घाट के सड़कों पर प्रेमा के कॉल का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बीत जाने पर भी प्रेमा का कॉल नहीं आता है। प्रेमा के कॉल न आने पर देव घबरा सा जाता है और प्रेमा को कॉल करने लगता है, पर रिंग जाती रहती है पर प्रेमा कॉल नहीं उठा पाती है। प्रेमा के कॉल न उठाने पर देव बहुत ही बेचैन हो जाता है और उसी वक्त गाड़ी से बाहर निकलकर देव प्रेमा के घर जाने वाले राह के तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में देव का मोबाइल फोन पर प्रेमा का कॉल आ जाता है। देव बिना देर किए फ़ोन रिसीव कर लेता है। हेलो प्रेमा, तुम ठीक हो ना? घर पर पहुंच गई? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी फ़ोन करने में? अब बोलो भी, चुप क्यों हो? अरे देव बाबू, आपके सवालों की लड़ी खत्म हो तब ना, एक ही बार में इतने सारे सवाल कर दिए। अच्छा प्रेमा, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए सभी सवाल एक साथ ही पूछ दिया। देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ़ोन साइलेंट पर था इसलिए देख नहीं पाई। अच्छा देव, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम भी जाओ। हाँ प्रेमा, ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। हर रोज़ की तरह देव लताबाई के ठिकाने पर पहुंचकर मंजरी के कमरे में पहुंचता है, पर आज मंजरी बिना देव का इंतजार किए ही सो चुकी थी। देव भी मंजरी को सोते हुए देख खुद भी सो जाता है। अगले दिन रात को देव मंजरी के पास ही रहता है। मंजरी देव को अपने पास पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। मंजरी देव के करीब आकर उसके बदन में शिरकत करने लगती है और देव के होठों को चुंबन करने लगती है। देव मंजरी को अपने से दूर करते हुए, मंजरी प्लीज़, मेरा मूड नहीं है ये सब करने का। क्यों देव, तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो? या फिर तुम्हारे ज़िंदगी में कोई और आ चुकी है? मुझे बताओ देव, मैं तड़प रही हूँ तुम्हारे बाहों का साथ पाने के लिए। मंजरी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, मैं सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरा विश्वास करो मंजरी, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मंजरी देव के करीब आकर सीने से लग जाती है और कहने लगती है, देव मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे पास आने पर परायापन का एहसास होता है। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। अगर कोई तुम्हारे ज़िंदगी में आ गई है तो तुम बताओ देव, मैं खुशी खुशी तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले उसका नाम जरूर जानना चाहूँगी जिसने मंजरी की जगह ले चुकी है। देखो मंजरी, तुम ऐसा मत बोलो, प्रेमा बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। प्रेमा के दुख मुझसे देखे नहीं जाते। क्यों देव, बस एक दोस्त के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ दोस्त लगती है या फिर कुछ और? बस करो मंजरी, बस करो, तुम प्रेमा के बारे में बिना जाने कुछ भी गलत नहीं बोल सकती हो। क्यों देव, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? देव मंजरी पर गुस्साता हुआ, तुम जानना चाहती हो प्रेमा के बारे में? तो सुनो, उसकी दर्द भरी कहानी मैं सुनाता हूँ। देव मंजरी को प्रेमा की दर्द भरी दास्तां सुना देता है। प्रेमा की कहानी सुनते ही मंजरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और देव से कहती है, पर देव तुमने तो अधूरी ही कहानी सुनाया, आगे की भी सुनाओ। मंजरी, आगे की कहानी तो अभी मुझे भी पता नहीं है, जब प्रेमा पूरी कहानी बता देगी तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। देव मुझे माफ़ कर दो, न जाने अनजाने में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिए। मुझे इस तरह से तुम पर शक नहीं करने चाहिए। देव मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी प्रेमा से मिलना चाहती हूँ और प्रेमा को अपनी बहन बनाकर उसका साथ देना चाहती हूँ। नहीं मंजरी, अभी नहीं, पर सही वक्त आने पर मैं ज़रूर तुम्हें प्रेमा से मिलवा दूंगा।
मंजरी रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह होते ही देव मंजरी को सोते हुए छोड़ नकुल के ठिकाने के बारे में पता लगाने चला जाता है। नकुल आजकल कहाँ कहाँ ठहरता है, पर नकुल के बारे में कुछ खास ठिकाने की पता न चल पाया। देव सोचने लगता है अब मुझे अपने तरीके से पता लगानी होगी, तभी जाकर मुझे नकुल के बारे में कुछ खास जगहों के ठिकाने मिल जाए। वहाँ वो अकेला रहता है। शाम से रात होने लगती है। आज प्रेमा भी देव के आने का इंतजार कर रही थी। तभी देव प्रेमा के घर का दरवाजा खटखटाता है। प्रेमा जल्दी से दरवाजा खोल देती है। आओ देव, अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम ठीक हो ना प्रेमा? और आदि कैसा है? हाँ देव, मैं ठीक हूँ, आदि भी ठीक है। और तुम बताओ, नकुल के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास नहीं प्रेमा, पर बहुत जल्द ही पता लगा लूँगा। अब तुम आगे की कहानी सुनाओ प्रेमा। देव, मेरी आगे की कहानी सुनना चाहते हो? हाँ प्रेमा, तुम्हारी कहानी तो मंजरी भी सुनना चाहती है। मंजरी? ये मंजरी कौन है देव? मेरी तन्हाई का साथी। जब भी तन्हा होता हूँ मंजरी ही मुझे संभालती है। मंजरी दिल की बहुत ही अच्छी है और तुमसे मिलना भी चाहती है, पर मैंने कह दिया अभी नहीं, सही वक्त आने पर। अच्छा देव, अब तो मुझे भी मिलना है मंजरी बहन से। प्रेमा देव को कहानी सुनाने लग जाती है। नकुल की पत्नी जूली मुझे एक कमरे में ले जाकर बिठा देती है। उस वक्त शाम हो रहा था। मैं तो जैसे होश में ही नहीं थी, सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा था। मैं नकुल के बारे में सोच रही थी, आखिर उसने ये सब मेरे साथ क्यों किया। मैं सोचते सोचते कब सो गई मुझे पता नहीं चला। रात के करीब 10 बज रहे थे। मेरी आंखें जब नींद से खुली तो मैं किसी और के बाहों में सोई पड़ी थी, वो भी आधे अधूरे कपड़े में। मैं सोचने लगी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो गैर मर्द मुझे चूमना शुरू कर दिया और मुझे कुछ नशीली दवाई पिला दिया था उसने, जिसके वजह से मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी उस दरिंदे के बाहों से। वो दरिंदा मुझे चूमता गया और सारी रात मेरे जिस्म के साथ खेलता गया। मेरे न चाहने पर भी मेरे साथ अपने हवस की भूख मिटाता गया और सुबह तक मेरे साथ सोया रहा। मैं जब सुबह लेट से उठी तो खुद को उसी हालत में निर्वस्त्र पाई। तभी कमरे में नकुल आया और कहने लगा, ये रोना धोना बंद करो और खुशी खुशी अपने साथ जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और ऐश की ज़िंदगी जियो मेरे पैसे के साथ, और खुद को साज संवार के रखो। ऐसे हालात में तुम अच्छी नहीं लगती, अपना कपड़ा पहन लो। और नकुल मुझे कमरे में ही बाहर से लॉक करके चला गया। मैं चुपचाप बस रोती गई और कपड़े पहनकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही नकुल की पत्नी जूली आई मेरे लिए नए कपड़े और ब्रेकफास्ट लेकर। जूली मुझे देखकर रोने लगी। मेरे सुंदर से चेहरे पर दाग के निशान अनगिनत दिख रहे थे और मुझसे कहा, मेरी बहन तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता के साथ राक्षस ने कितना दुर्व्यवहार किया है। मेरी बहन मत रो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को, लेकिन अपने पति के इस करनी पर आवाज़ नहीं उठा सकती, नहीं तो मुझे भी वो मार देगा जैसे पहले ही वो अपनी एक पत्नी को मार चुका है। पर वो सरेआम निर्दोष बना घूमता है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। पैसे वाला होने के कारण सबको पैसे के लालच पर खरीद लेता है। मैं जूली की बातें सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगी और जूली ने अपने सीने से लगाकर मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं नकुल की बातें मान लूँ, नहीं तो मेरे साथ और भी बुरा करेगा। मैं जूली की बातें सुनकर बहुत ही डर गई और वहाँ से भागने के लिए सोची और मैं जूली को भी बताई इस बारे में। जूली ने मुझसे कहा, मेरी बहन भागना आसान है पर छुपना आसान नहीं। नकुल की जान पहचान बहुत दूर दूर तक फैला है। तुम पकड़ी जाओगी फिर तुम्हारे साथ नकुल और भी गलत व्यवहार करेगा। अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो मैं मदद करूँगी, पर उससे पहले तुम मुझसे एक वादा करो, तभी तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूँगी। फिर मैं जूली बहन से पूछने लगी, क्या जूली बहन आप बोलो, आप जो भी कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जूली बहन मेरा दम घुट रहा है, एक एक पल रहना यहाँ मौत से भी बदतर है। हाँ बहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यहाँ एक पल भी रुकना मौत से भी बदतर है।
पर सही समय और वक्त आने दो, मैं खुद ही तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकाल दूंगी। प्रेमा, तुम मुझसे वादा करो कि यहाँ से बहुत ही दूर चली जाओगी, एकदम अनजान जगह पर, जहाँ पर नकुल के नाम निशान भी ना हो, और अपने चेहरे को हमेशा ही दुपट्टे से ढक कर रखना मेरी बहन, ताकि कभी भी नकुल के आदमियों की बुरी नज़र तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर ना पड़े और तुम सुकून की ज़िंदगी जी सको। हाँ जूली बहन, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपना चेहरा ढक कर ही रखूँगी और बहुत ही दूर चली जाऊँगी। फिर जूली बहन मुझे समझाने लगी, पहले तुम फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे शरीर को ताकत भी चाहिए, अभी तुम बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हो। इन सभी बातों को समझाते हुए जूली बहन ने मुझसे कहा, अच्छा बहन, मैं अब चलती हूँ, अगर ज़्यादा देर यहाँ तुम्हारे पास ठहरी तो नकुल को मुझ पर शक हो जाएगा, फिर मेरा तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। और जूली बहन मेरे कमरे से बाहर चली गई। जूली बहन की बात मानकर मैं फ्रेश होकर नाश्ता कर ली और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। फिर रात को मेरे कमरे में नकुल आया और कहने लगा, चलो अच्छा है जो तुमने मेरी बातों को मान ली। जूली ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। वैसे प्रेमा, तुम चीज़ बड़ी कमाल की हो, पता है तुम्हारे वजह से 50 करोड़ का डील मुझे मिल गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो कल जो सेठ आया था ना, उसी ने कॉन्ट्रैक्ट डील मुझे दिया और वो आज की रात फिर तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है, तो तुम तैयार रहना, उस सेठ को शिकायत का मौका मत देना। मैंने नकुल की बातों का जवाब नहीं दिया और वो थोड़ी देर के बाद कमरे से चला गया। जूली बहन ने मेरे लिए रात का खाना लाई और एक नशे की गोली भी ला कर दी और कहने लगी, तुम सेठ के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना और मौका देखते ही ये नशे की गोली सेठ के शराब में मिलाकर पिला देना, वो पूरी रात के लिए बेहोश हो जाएगा, फिर तुम निकल कर भाग जाना। मैंने जूली बहन से पूछा, पर कैसे बहन, आपके घर के दरवाजे तो लॉक होंगे? तो जूली बहन कहने लगी, उसकी फिक्र तुम ना करो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें लॉक की दूसरी चाबी और कुछ पैसे दूंगी, बस तुम मौका देखते ही भाग जाना। पर जूली बहन, अगर नकुल जी जान जाएंगे कि आपने मेरी मदद की तो वो आपके साथ भी बुरा करेंगे। जूली बहन ने मुझे गले लगाकर कहा, मेरी फिक्र ना कर बहन, मैं सब संभाल लूँगी और मार भी सह लूँगी, लेकिन गम में भी खुशी होगी मुझे कि मैंने तुम्हारी मदद की। जूली बहन ने मुझे गले से लगाकर कहा, मेरी फिक्र ना कर बहन, मैं सब संभाल लूँगी और मार भी सह लूँगी, लेकिन गम में भी खुशी होगी मुझे कि मैंने तुम्हारी मदद की। फिर जूली बहन मेरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद कुछ पैसों की बंडल और नशे की गोली लाकर जूली बहन ने मुझे दिया और संभाल कर रखने को कहा। मैंने अच्छे से उनके दिए हुए पैसे को संभाल कर रख ली। फिर थोड़ी ही देर बाद सेठ भी आया और उसकी बातें मैं मानती गई और सही मौका देखकर सेठ को नशे की गोली शराब में मिलाकर पिला दी। सेठ आधे घंटे बाद ही पूरा का पूरा नशे में जा चुका था। मैंने पैसों को अच्छे से रख लिया और चाबी लेकर कमरे से बाहर आई और नकुल के घर के दरवाजे के लॉक को खोलकर वहां से बाहर निकली और अपने चेहरे को उसी वक्त दुपट्टे से बांध चली आई यहाँ बनारस में। उस वक्त यहाँ किसी ने भी मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। फिर मैंने अपनी झूठी कहानी बताई कि मेरा पति जेल में है और मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं, तो एक काकी ने हमें ये कोठी दिया। फिर कुछ महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। फिर 9 महीने पर आदि का जन्म हुआ और मेरी दुनिया में एक छोटी सी खुशियों का किरण आया और आदि के जन्म के बाद उन गमों को भुलाने लगी और एक नई जिंदगी शुरू करने लगी। लेकिन मैं अभी भी बाहर अपना चेहरा ढककर ही जाती हूँ ताकि फिर से मुझे किसी दूसरे नकुल के सामना न करना पड़े और मेरी जिंदगी प्रेमा एक अनकही जिंदगी शुरू होने लगी। देव, यहाँ बनारस में तुम्हारे सिवा किसी और ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। प्रेमा अपनी कहानी को कहकर उदास सी हो जाती है, पर देव की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। देव अपना आंसू पोंछते हुए कहता है, प्रेमा अब और नहीं,
तुम ऐसे छुप छुप के जियोगे, तुम्हारी भी पहचान होगी, अपना वजूद होगा। मैं तुम्हारे इस अनकही जिंदगी के फासले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। प्रेमा, मुझे अभी के अभी जाना होगा और मुझे ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लूँगा। तुम्हें भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। पर देव, इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हो? मंजरी के पास प्रेमा, अब मंजरी ही हमारी मदद कर सकती है। मंजरी, पर मंजरी बहन कैसे कर सकती है? अच्छा प्रेमा, काम बन जाने पर सब कुछ बता दूंगा। देव प्रेमा के घर से चल देता है और मंजरी के पास पहुंचता है और मंजरी को प्रेमा की पूरी कहानी सुना देता है। देव मंजरी से मदद मांगता है। मंजरी भी मदद के लिए तैयार हो जाती है। मंजरी देव से पूछती है, पर देव, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अरे मंजरी, तुम्हारे सिवा इससे अच्छा कोई भी रोल नहीं कर सकता। देव, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ नहीं रही, अच्छे से समझाओ ना। देखो मंजरी, अब तुम्हें नकुल के साथ झूठे प्यार के नाटक करना है। तुम नकुल को अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश करो, उसके बाद मैं सब संभाल लूँगा। पर देव, मैं मंजरी हूँ, कोठे वाली हूँ, शायद कहीं मुझे नकुल पहचान लिया तो सब बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। मंजरी, तुम मेकअप से अपने चेहरे का कुछ लुक चेंज कर लो ना। और वैसे भी नकुल कोई दूध का धूला नहीं है जो तुम्हारे फंसाने में ना फंसे। बस उसके साथ ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारा दीवाना हो जाए तुम्हें पाने के लिए, और इस तरह तुम जहाँ भी बुलाओगी नकुल तुम्हारे बताए जगह पर आ जाएगा। ठीक है देव, मैं पूरी कोशिश करूंगी नकुल को अपने झूठे प्यार में फंसाने के। अच्छा, तो कल सुबह होते ही मुंबई के लिए हम दोनों निकल जाएंगे, तो पैकिंग कर लो। मंजरी देव से पूछती है, और प्रेमा को यहीं छोड़कर चलोगे? हाँ मंजरी, प्रेमा अभी यहीं रहेगी। सही वक्त आने पर हम प्रेमा को भी मुंबई बुला लेंगे। देव और मंजरी दोनों ही अगले सुबह मुंबई के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में देव प्रेमा को कॉल करके सब कुछ बता देता है, एक एक प्लानिंग के बारे में समझा देता है। मुंबई पहुंचते ही देव और मंजरी दोनों ही अपने अपने काम को शुरू करने में लग जाते हैं। मंजरी नए स्टाइलिश कपड़े पहनकर नकुल के ऑफिस में जाती है और जॉब के लिए नकुल से मिलती है। नकुल मंजरी के खूबसूरत सा चेहरा और उसके स्टाइलिश कपड़े को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और अपने ऑफिस में जॉब पर रख लेता है। धीरे धीरे मंजरी भी नकुल को अपने हुस्न का दीवाना बनाने लगती है और कुछ ही दिनों में नकुल मंजरी के सभी बातों को मानने लगता है। अब देव अपना ठिकाना बताता है नकुल को वहां पर बुलाने के लिए। मंजरी भी नकुल को अपने बताए हुए जगह पर आने के लिए मना लेती है। देव के हिसाब से सारे प्लानिंग सही जा रहे थे। देव अब प्रेमा को भी कॉल करके बुला लेता है मुंबई में। ठिकाने वाली जगह पर देव और प्रेमा ने सीसीटीवी कैमरे लगाकर लाइव टेलीकास्ट के लिए तैयार रहते हैं। देव और प्रेमा दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बस अब नकुल के आने का इंतजार है और उसके आते ही हम अपनी काम शुरू कर देंगे। इस तरह देव और प्रेमा नकुल और मंजरी के आने का इंतजार करने लगते हैं, पर मंजरी नकुल को लेकर नहीं आती है। देव और प्रेमा इंतजार करते करते दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, पर दोनों नहीं आते हैं। दोनों के न आने पर देव समझ जाता है मंजरी के साथ जरूर ही कुछ बुरा हुआ है, वरना मंजरी नकुल को लेकर यहाँ जरूर ही आती। 2 दिन बाद देव के मोबाइल पर एक MMS आता है। उस MMS में मंजरी का वीडियो क्लिप रहता है। देव उस वीडियो क्लिप देखकर हैरान सा हो जाता है और कहने लगता है, ये क्या हो गया? प्रेमा देव को परेशान सा देखकर पूछती है, क्या हुआ देव, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? देव और ऐसा क्यों बोला कि ये क्या हो गया? देव प्रेमा को मंजरी का वीडियो क्लिप दिखा देता है। अब तो प्रेमा भी बहुत ही परेशान सा हो जाती है। उस वीडियो क्लिप में मंजरी के साथ नकुल हवसीपन का खेल खेलता है और मंजरी को रस्सियों से बांध कर रखा था। वीडियो देखते ही रहते हैं, तभी देव के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। देव कॉल रिसीव करता है। फोन से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्यों देव बाबू, अचंभित हो गए ना वीडियो देखकर?
कुछ समझ में आया या फिर समझाऊं? तुम्हें क्या लगा खेल बस तुम ही खेलने आते हैं? अरे देव बाबू, अभी आप खेल में नए नए हो, माना कि खून में जोश है, अभी जवानी का खून है तो खून में गर्मी है, पर अपनी जवानी के जोश को यूं जाया ना होने दो। अरे देव बाबू, तनिक अपनी जवानी की गर्मी सुंदर सुंदर लड़कियों पर भी आजमाओ। कसम से कहता हूँ बड़ा ही मजा आएगा जब तुम उन नाजुक सी कली को फूल बनाओगे। देव नकुल पर गुस्साता हुआ जोर से चिल्लाकर बोलता है, चुप करो जल्लाद, मैं तुम्हारे जैसा नहीं जो तुम्हारी तरह गंदे खेल खेलूं लड़कियों के जिस्म के साथ खेलकर। अगर असल में मर्द है तो आ मेरे सामने खेल के मैदान में, फिर मर्दों वाली खेल खेलते हैं, तब देखते हैं जीत किसकी होती है, मेरी या तुम्हारी। नकुल देव से कहता है, अच्छा सुन देव, मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं किया, मुझे पता चल गया है कि प्रेमा तुम्हारे ही पास है, तो अगर तुम्हें मंजरी सही सलामत चाहिए तो प्रेमा को मुझे सौंप दे। मैं आधे घंटे में कॉल करके एड्रेस बताता हूँ और अब कॉल रखता हूँ। तभी दूसरी तरफ से कॉल काट दी जाती है। कॉल के कट जाने पर देव चिल्लाता हुआ गुस्से में बोलने लगता है, साले छुप छुप कर दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो, बस एक बार तुम्हारा सच्चाई सबके सामने ला दूं, फिर सभी मिलकर करेंगे तेरे गंदे खेलों का हिसाब और प्रेमा को मिलेगी इंसाफ। प्रेमा रोती हुई देव से कहती है, देव मैंने कहा था ना देव, नकुल बहुत ही खतरनाक है, उसने मंजरी बहन के साथ भी दुर्व्यवहार किया। भला मंजरी बहन ने नकुल का क्या बिगाड़ा था जो मंजरी बहन को ऐसी सजा मिली और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। देव प्रेमा को समझाते हुए, प्रेमा इधर देखो मेरी तरफ, मंजरी के साथ जो हुआ उसके हालात के जिम्मेदार तुम नहीं हो प्रेमा। प्लीज़ प्रेमा, तुम खुद को संभालो और खुद के साथ हिम्मत से बांध कर रखो, जीत हमारी ही होगी। मंजरी का दिया हुआ साथ यूं बेकार नहीं जाएगा। देव तो प्रेमा को संतावना दे देता है, पर देव को खुद भी समझ में नहीं आता है अब वो क्या करे, और मन ही मन भगवान को याद करने लगता है, हे प्रभु अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं ताकि दुष्ट नकुल का संहार हो सके। थोड़े ही देर के बाद देव के मोबाइल पर फिर से अनजान नंबर से कॉल आते हैं और देव अपने मन के ख्यालों से बाहर आता है। तब तक कॉल कट जाती है। फिर से अनजान नंबर देखकर देव को लगता है कि नकुल ने ही किया होगा। कॉल फिर से आने लगती है। अब की बार देव कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो आप देव बोल रहे हो? मैं जूली, नकुल की पत्नी बोल रही हूँ और आपके मदद करने के लिए फ़ोन की हूँ। मंजरी मेरे ही साथ है, लो बात करो देव। हेलो मंजरी, तुम ठीक तो हो ना? मंजरी रोती हुई, कुछ ठीक नहीं है देव, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज़। नकुल बहुत ही गंदा इंसान है, वो तो जूली बहन ने मुझे बचा लिया तहखाने से। नकुल ने मुझे तहखाने में छुपा रखा था। शुक्र मनाओ भगवान का कि जूली बहन ने नकुल को तहखाने से निकलते देख लिया, तो जूली बहन को नकुल पर शक हुआ और तहखाने में आकर देखी तो मैं मिली। फिर मैंने प्रेमा की पूरी कहानी जूली बहन को बता दी और फिर जूली बहन हमारी मदद के लिए तैयार हो गई। हाँ मंजरी, तुम फिक्र ना करो, मैं आता हूँ अभी के अभी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंजरी, मंजरी तुम जूली बहन को फ़ोन दो। हाँ देव बोलो। जूली बहन, मैं अभी आता हूँ, तब तक आप अपना और मंजरी का ख्याल रखें। हाँ देव, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, हम दोनों कहीं और ही छुपे हुए हैं। देव अब मैं फ़ोन रखती हूँ। देव प्रेमा से कहता है, प्रेमा मुझे अभी के अभी ही निकलना होगा मंजरी को बचाने के लिए। प्रेमा देव से कहती है, देव मुझे भी ले चलो अपने साथ। नहीं प्रेमा, तुम यहीं रहो, वहाँ खतरा हो सकता है। अगर फिर से नकुल मंजरी के पास आ गया तो? और आदि को कौन संभालेगा? आदि के पास भी तो कोई ना कोई होने चाहिए ना देखभाल के लिए, तो तुम आदि के ही पास रहो। प्रेम देव से रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज़ देव आदि को भी साथ ले चलते हैं, मैं आदि को संभाल लूँगी, हम दोनों साथ में रहेंगे तो ठीक रहेगा। देव प्रेमा से कहता है, नहीं प्रेमा तुम क्या कह रही हो, आदि एक छोटा बच्चा है, इन सब से दूर रखो आदि को। अगर आदि को कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। प्रेमा वक्त कम है, मुझे अब निकलना होगा और तुम अच्छे से रहना और आदि का भी ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। देव के जाने पर प्रेमा भी जल्दी जल्दी अपने पीठ पर आदि
द्रौपदी को अपने दुपट्टे से बांध लेती है और चुपके से देव के पीछे पीछे आने लगती है। देव जूली बहन के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है और देव जूली बहन को आवाज लगाने लगता है, जूली बहन आप कहाँ हो? मैं देव आ गया, आप कहाँ हो? जूली बहन सामने आओ। देव जैसे ही बोलता है मैं आ गया, तभी जोर जोर से ताली बजने लगती है। तालियों की आवाज सुनकर देव की नजरें ऊपर की तरफ जाती है और देव ऊपर की तरफ देखने लगता है। देव अचकचा कर कहता है तू? हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। नकुल देव पर हंसता हुआ हा, कैसे होगी तू? तो मंजरी को लेने आया था ना, पर पाया मुझे। ऐसे मंजरी भी बड़ी कमाल की चीज़ है। देव नकुल पर गुस्साते हुए, साले कमीने चुप कर, अपनी गंदी जुबान से मंजरी का नाम न ले। देव और नकुल के बीच बहस शुरू हो जाती है और इसी बीच प्रेमा चुपके से आकर दोनों के बातों में उलझे हुए वक्त का फायदा उठाते हुए हॉल में अंदर प्रवेश कर जाती है। देव नकुल से कहता है, अरे मर्द है तो नीचे आ, इस तरह हिजड़ों के जैसा ताली क्यों बजा रहे हो? हिजड़े भी तब ताली बजाकर खुश होते हैं जब घर में नई खुशियों का आगमन होता है, यानी कि नई जिंदगी, वो भी किसी मर्द के जन्म लेने पर तुझ पे तो धिक्कार है दुष्ट नर, तू नर के रूप में नरभक्षी बना है, बहसी दानव है तू। नकुल देव की बातें सुनते ही गुस्से में आकर नीचे आ जाता है और देव से लड़ने लगता है। देव और नकुल में हाथापाई होने लगती है, दोनों लड़ने में भिड़ जाते हैं। तब तक प्रेमा दबे पांव के सहारे सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। प्रेमा मंजरी और जूली बहन को सभी कमरे में ढूंढने लगती है। तभी अचानक एक छोटे से कमरे में आवाज आती है, देव हम दोनों यहाँ हैं। प्रेमा उनकी आवाज सुनते ही जल्दी से उस कमरे के तरफ जाती है और रस्सियों से हाथ पांव बंधे हुए हालत में मंजरी और जूली को देखती है। प्रेमा जल्दी जल्दी दोनों के हाथ पांव पर बंधी रस्सी को खोल देती है। प्रेमा मंजरी और जूली से पूछती है, बहन तुम दोनों ठीक हो ना? जूली और मंजरी एक ही साथ में बोलते हैं, हाँ बहन हम दोनों ही ठीक है। मंजरी कहती है प्रेमा से, बहन अभी हमें नीचे हॉल में जाना चाहिए, देव को हमारी ज़रूरत होगी। प्रेमा कहती है, अभी रुको बहन, सभी एक साथ नहीं जाएंगे, बारी बारी से जाएंगे। जूली प्रेमा से कहती है, पर बहन तुम्हारे साथ तो आदि है ना, फिर छोटे से बच्चों को लेकर तुम कैसे जाओगी? अगर आदि को चोट लग गई तो? प्रेमा तुम आदि के साथ ऊपर ही रहो, हम दोनों नीचे जाकर सब संभाल लेंगे। प्रेमा कहती है, ना जूली बहन, यह लड़ाई मेरी जिंदगी से जुड़ी है, इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। तो बहन आप आदि को संभालो, और वैसे भी ये अब थोड़े ही देर में सो जाएगा, क्योंकि मैंने आदि को कफ सिरप पिला दी है ताकि आदि को नींद आ जाए। जूली आदि को प्रेमा के पीठ पर से ले लेती है और आदि को सुलाने की कोशिश करती है। प्रेमा अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस को भी कॉल कर देती है और अपना मोबाइल फ़ोन मंजरी को देते हुए कहती है, मंजरी बहन आप यह मोबाइल लो और वीडियो बनाते रहना और वायरल भी कर देना, अब मैं नकुल के पास जा रही हूँ। प्रेमा नकुल के सामने चली जाती है। देव प्रेमा को देखकर कहने लगता है, प्रेमा तुम क्यों आई यहाँ? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। प्रेमा देव के तरफ देखते हुए कहती है, हाँ देव, पर ये कहानी मुझसे ही शुरू हुई है और मैं ही अब ख़त्म करने वाली हूँ। प्रेमा एक अनकही ज़िंदगी आज पूरी दुनिया जानेगी, मेरी सच्चाई, और नकुल ने क्या क्या किए मेरे साथ दुर्व्यवहार आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। प्रेमा इतना कहते ही ज़मीन पर नीचे बैठकर रोने लगती है। नकुल प्रेमा को रोते देख कहने लगता है, कहा था ना तुझको मेरी बातों को मान लो और सारी उम्र मेरी पैसों पर ऐश करती रहो, पर तुमने नहीं मानी और पता नहीं कैसे यहाँ से भाग गई। पर कोई बात नहीं प्रेमा, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि पहली बार जब मैंने तुम्हारे जिस्म के साथ खेला था। वाह, आज भी मैं उस पल को फिर से महसूस करने के लिए तरसता हूँ। और वो सेठ भी जो तुम्हारी दूसरी रात का हौसी प्रेमी बनकर तुझे लूट कर प्यार किया था, वाह क्या गजब का वो दिन था जब मैं करोड़
जोड़ों में खेलने लगा। पर कोई बात नहीं प्रेमा, अब तुम मिल गई हो ना, तो फिर से वो दिन आ जाएंगे। प्रेमा नकुल की बातें सुनते ही जमीन पर से उठकर नकुल के पास आती है और नकुल के दोनों गालों में थप 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 कई चाटे एक साथ जड़ देती है और नकुल का दोनों गाल लाल हो जाता है। मंजरी ने नकुल के सारी बातों का वीडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दी थी। मंजरी और जूली भी नीचे हॉल में नकुल के पास आ जाती है और मंजरी नकुल से कहने लगती है, नकुल अब तुम्हारे ऐश के दिन गए, अब जेल जाने की तैयारी करो और जेल जाकर जिस्मों से खेलना नहीं बल्कि पत्थरों पर बनी चक्की से खेलना, तब तुझे मजा आएगा। मंजरी की बातें सुनकर नकुल गुस्से में आकर एक रिवॉल्वर निकालता है और प्रेमा के सर पर रखकर कहता है, तुम सब मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा रास्ता छोड़ो नहीं तो मैं प्रेमा को मार दूंगा। देव प्रेमा के तरफ देखने लग जाता है और मन में सोचता है ये क्या हो गया। तभी मंजरी अचानक से जमीन पर नीचे धड़ाम से गिर जाती है। मंजरी के नीचे जमीन पर गिरते ही जूली भी नीचे जमीन पर बैठ जाती है और मंजरी के शरीर को हिला हिला कर कहने लगती है, उठो मंजरी बहन उठो, क्या हो गया तुम्हें मंजरी बहन, या फिर मेरे पति नकुल ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया जो तुम अचानक से जमीन पर गिर गई। जूली की बातें नकुल सुनते ही चिल्लाने लगता है, जूली मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, बस मंजरी के कोमल कोमल जिस्मों के साथ खेला हूँ और जिस्मों के साथ खेलने से मौत थोड़ी ना हो जाती है। इस तरह नकुल का ध्यान बट जाता है। तभी जूली धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने पति नकुल के पैरों के पास जाकर नकुल के पैर पर जोर से धक्का दे देती है। नकुल धक्का खाते ही नीचे जमीन पर गिर जाता है और नकुल के हाथ से रिवॉल्वर दूर फेंका जाता है। देव दौड़ता हुआ जाकर रिवॉल्वर को जमीन पर से उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। नकुल जमीन पर से हंसता हुआ उठता है, हा हा हा, और अपने कोट के पैकेट से एक और रिवॉल्वर निकाल कर बोलने लगता है, तुम सबको क्या लगा मुझसे जीत जाओगे? ये कभी नहीं हो सकता, मरोगे तुम सब मरोगे। सबसे पहले तो मैं जूली को ही मारूंगा। अगर इसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मेरी हालत ऐसी नहीं होती। इतना कहते ही नकुल जूली पर गोली चला देता है। गोली सीधे जूली के सीने में लग जाती है। जूली के पास प्रेमा दौड़ती हुई आती है, जूली बहन आपको कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी सांसें लेते रहिए। जूली होठों पर मुस्कान लाते हुए, नहीं मेरी प्यारी बहन, शायद मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। मैंने भी तो सब कुछ जानते हुए नकुल का साथ देती रही और नकुल अपने बहसीपन का खेल खेलता रहा। प्रेमा, इस दुनिया से मेरे जाने का वक्त आ गया है, बस तुम मेरे बेटे अभिनव का ख्याल रखना, हो सके तो उसको माँ का प्यार देना। इतना कहते ही जूली इस दुनिया को अलविदा कह देती है। प्रेमा गुस्से में आकर नकुल के पास जाती है और कहने लगती है, तू कितना बड़ा दानव है, तू किसी का नहीं हो सकता, तूने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, अब तो तेरा मिटना एकदम संभव है। अब देख मैं तेरी काल बनकर तेरा संहार करूंगी। नकुल प्रेमा से कहने लगता है, ना ना प्रेमा, ऐसा ना कहो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो तो बस देव है जिसकी वजह से ही सब कुछ बना बनाया बिगड़ गया। इतना कहते ही नकुल देव के सामने रिवॉल्वर कर देता है और कहने लगता है, अब तेरी बारी है मरने का। प्रेमा देव के बारे में नकुल के मुंह से मारने की बात सुनते ही गुस्से में आकर काली चंडी का रूप ले लेती है और नकुल को मारना शुरू कर देती है और नकुल के हाथ से ही रिवॉल्वर लेकर सारी की सारी गोलियां नकुल के सीने में चला देती है। नकुल का काम तमाम वहीं पर हो जाता है। ये सब दृश्य मंजरी देखते ही देव के हाथों से पहले वाली रिवॉल्वर लेकर नकुल के पास जाकर फिर से नकुल के सीने में मंजरी सारी की सारी गोली चला देती है। मंजरी को ऐसा करते देख देव और प्रेमा हैरान सा हो जाते हैं। हॉल के ऊपर रेलिंग के सामने से आदि को रोता हुआ देख देव दौड़ता हुआ आदि के पास जाकर अपनी गोद में उठा लेता है और नीचे हॉल में आ जाता है। तभी पुलिस वाले और मीडिया वाले भी आ जाते हैं, पर पुलिस वाले आते ही 2 लाश पाते हैं, एक नकुल की और एक नकुल के पत्नी जूली का। मंजरी और प्रेमा के हाथों से पुलिस रुमाल के हाथ रिवॉल्वर
रिवॉल्वर लेकर रख लेता है। पुलिस और मीडिया वाले नकुल के गंदे कामों की सच्चाई को वीडियो के माध्यम से जान जाते हैं। फिर भी पूछते हैं नकुल का खून किसने किया। प्रेमा और मंजरी दोनों ही साथ में कहने लगती है, मैंने मारा नकुल को, मुझे हथकड़ी पहनाओ। पुलिस दोनों को हथकड़ी पहना देते हैं और उस हॉल में से बाहर की तरफ ले जाते हैं। तभी हॉल के बाहर सड़कों पर सभी पब्लिक आ जाती है और प्रेमा और मंजरी के सपोर्ट में कहने लगती है, आबरू लूटने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं रहती तो मैं भी यही करती। आप मुझे पहनाओ पहले ये हथकड़ी। इस तरह सभी पब्लिक आगे बढ़ते गए और यही बात को दोहराते गए, मुझे पहनाओ हथकड़ी। पब्लिक की भीड़ और सभी सच्चाई को देखते हुए पुलिस प्रेमा और मंजरी को छोड़ देती है और पुलिस भी हंसते हंसते हथकड़ी निकाल देते हैं। और पुलिस प्रेमा से कहता है, प्रेमा अब खुलकर जीना सीखो और अब चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम आज़ाद हो। प्रेमा पुलिस की बातें सुनकर अपना दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ उठाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। प्रेमा को हंसते हुए देख सभी पब्लिक भी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए हंसने लगते हैं। देव का खोया हुआ सामान भी वापस बड़े इज्जत और पुरस्कार के साथ देव को सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी मिल जाती है। प्रेमा नकुल के घर जाकर उसके बेटे अभिनव को लेती है और इन सब से दूर जाने के लिए तैयार होने लगती है। देव प्रेमा को आदि और अभिनव के साथ जाते देख पूछने लगता है, प्रेमा कहाँ जा रही हो। प्रेमा कहती है, अपनी दुनिया बसाने देव, और तुम भी मंजरी के साथ अपनी दुनिया बसा लो। देव प्रेमा से कुछ बोल नहीं पाता है और चुपचाप सा रहता है। मंजरी प्रेमा को जाती देख कहती है, रुको प्रेमा, कहाँ जा रही हो, जरा सोचो तो, अकेले आदि और अभिनव को लेकर कहाँ रहोगी। प्रेमा बोलती है, पर मंजरी बहन अब और मदद नहीं लेना चाहती मैं, मेरी वजह से आप दोनों ने बहुत कष्ट झेले हैं, अब और नहीं। मंजरी बहन आप और देव अब साथ रहो, आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मंजरी प्रेमा को डांटती हूँ, अच्छा जो मन में आएगा वही बोल दोगी, कभी अपने दिल से पूछा या देव से पूछा वो क्या चाहता है। प्रेमा देव तुमको चाहता है, उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और तुम्हें देव के साथ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ना जाओ देव को छोड़कर। मंजरी देव और प्रेमा के हाथों को लेकर एक दूसरे के हाथों में थमा देती है और कहती है, ऐसे ही हमेशा साथ रहो और मुस्कुराते रहो, अब मैं जा रही हूँ। प्रेमा मंजरी से पूछती है, पर आप कहाँ जा रही हैं, आप तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। मंजरी मुस्कुराते हुए बोलती है, कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम सभी को छोड़कर, बस नकुल के करोड़ों के बिजनेस को संभालने जा रही हूँ, ताकि अभिनव और अनाथ बच्चों के काम में आ सके वो सभी पैसा। मंजरी के बातें प्रेमा और देव सुनते ही मुस्कुराने लगते हैं और देव प्रेमा को अपने गले से लगा लेता है।